अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ इकरा हारिस और आप देख रहे हैं फुल स्टॉप। वैसे तो आप आम तौर पे सड़कों पर गाड़ियाँ चलते हुए देखते ही हैं और अच्छी से अच्छी ब्रांडेड गाड़ी और महंगी गाड़ी हर बड़े शहर में चलती है, चाहे वो लाहौर है या कराची है, और कराची में कुछ ज़्यादा ही चलती है। लेकिन आजकल जिस गाड़ी के चर्चे हैं और वो कराची से बरामद हुई है, उस गाड़ी की खसूसियत ये है जनाब कि पाई तो वो पाकिस्तान में है, लेकिन चोरी करके वो लंदन से लाई गई है। अब अगर आप कोई फ़ोन चोरी कर लें या कोई और चीज़ चोरी कर लें जो आसानी से आपके बैग में आ जाए, किसी को पता ना चले, और आप लगेज के थ्रू उसे कैरी करके पाकिस्तान ले आए, तो ये थोड़ा मुमकिन नज़र आता है। लेकिन इतनी महंगी कार जो कि आपके लगेज में भी नहीं आ सकती, आपकी जेब में भी नहीं आ सकती, और अगर वो स्मगल होके लंदन से पाकिस्तान पहुंच रही है और उसकी रिपोर्ट भी दर्ज की गई है, तो ये ज़रूर यहाँ पर बहुत सारे सवालात हमारे सिस्टम पे उठाते हैं कि आखिर क्या हमारे इदारे जो काम कर रहे हैं वो इतने कमज़ोर हैं या फिर इतनी मिली भगत दिखाते हैं इन मामलात के अंदर कि इतनी बड़ी गाड़ी जो है वो कराची के घर से बरामद हो जाए। तो जनाब, मामला ये है कि एक FIR खुफिया एजेंसी की जानिब से रब्ता किया गया और दर्ज कराई गई कि लंदन से एक कार चोरी हुई है और उनके पास ये इतला मौजूद है कि वो गाड़ी जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है, और FIA जो थी वो सरगर्म थी और काफ़ी अरसे से जो कार की रेकी वो कर रहे थे। अब मुबैना तौर पे कहा यह जा रहा है कि ये गाड़ी लंदन से लाई गई है, और जनाब ये कोई आम कार नहीं है। आप इसे गूगल पे सर्च करें, ये बेंटली विल्सन V8 ऑटोमेटिक कार है, और अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में इनका जो तखमीना लगाया जाए वो तकरीबन 30 करोड़ के लगभग है। तो वैसे तो खुफिया निगरानी से ये तो पता चल गया कि 30 करोड़ की ये कार कराची में खड़ी हुई थी एक घर में, और उसे अब कब्जे में भी ले लिया गया है। लेकिन हम इस वीलॉग में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतनी बड़ी गाड़ी को पाकिस्तान कैसे लाया जा सकता है अगर कोई आपके हायर अप्स इसमें इन्वॉल्व ना हो। FIR जो इस गाड़ी की दर्ज की गई है, उस FIR में भी इस खदशे का इजहार किया गया है। अब होता ये है कि इस तरह की जो गाड़ियाँ होती हैं नॉन कस्टम पेड्स, वो ज़्यादातर डिप्लोमेट्स को उन्हें इस बात की इजाज़त दी जाती है कि वो जो है जब तक उनका यहाँ पर सफारती पीरियड है तब तक उस गाड़ी को रख सकते हैं। लेकिन बाकी जितनी भी गाड़ियाँ हैं उसमें तमाम ड्यूटी और टैक्सेस की अदायगी जो है वो ज़रूरी होती है, और सिंध के अंदर भी ये रूल लागू होता है। और फॉर्चुनेटली हमारी जो FIR इसमें दर्ज की गई है उसमें भी इस कानून को मेंशन किया गया है। और अब यहाँ पर जब आपको पता है कि तमाम टैक्सेस और रजिस्ट्रेशन होनी होती है, तो ये बात तो बहुत ही आम इंसान के लिए समझने के लिए आसान है कि हो ही नहीं सकता कि एक्साइज और टैक्सेशन डिपार्टमेंट के एहलकार इसमें मिले ना हो, क्योंकि जब आप इसमें मिले हुए हैं तभी आप इसकी गाड़ी का ड्यूटी और टैक्स जो है वो अदा कर सकते हैं। और जब आपके पास उस गाड़ी का कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है तो किस तरह जो है आप उस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इस बात का पक्का सबूत तब मिलता है कि इस गाड़ी के ऊपर एक लोकल नंबर प्लेट लगी हुई है। आप अंदाज़ा करें कि सिंध हुकूमत की कारकर्दगी के पोल वैसे तो खुलते ही रहते हैं। 14 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध पर जो है कब्जा किए हुए है, लेकिन इनके इदारों की सूरत हाल इस हद तक ख़राब है कि अब इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारी सुदकी होने लगी है। तो जनाब, जहाँ पर ये गाड़ी जब बरामद हुई तो उसके बाद एक लोकल नंबर प्लेट के बाद ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर इस पर लोकल नंबर प्लेट कैसे लगी गई। और नंबर प्लेट को तो छोड़िए, अब पहला सवाल जो हर एक बुनियादी जहन में उठता है वो ये है कि ये गाड़ी लंदन से कराची तक कैसे पहुंची। हमारे बहुत से एक्सपर्ट से जनाब बात हुई और उन्होंने बताया कि अक्सर ऐसा होता है कि एक लॉबी जो है वो इस सिलसिले में काम करती है कि जहां से ये गाड़ी चोरी की गई हो और जहां पर लाई गई हो वहां पर रिपोर्ट पहुंचाने के बाद दर्ज की जाती है, और ये एक पूरा इंटरनेशनल ग्रोह है जो इस सिलसिले में काम कर रहा है। जनाब, होता ये है कि जब कोई गाड़ी बंदरगाह के जरिए किसी और मुल्क में पहुंचाई जाती है तो जिस मुल्क की ये गाड़ी जहां से आ रही हो और जहां पर जा रही हो, दोनों जगहों पर उसके कागजात चेक किए जाते हैं और उसके बाद गाड़ी को क्लियर करार दिया जाता है। और अगर गाड़ी क्लियर नहीं होती तो उसे बंदरगाह पर ही जब्त कर लिया जाता है। लेकिन इस मामले में ये गाड़ी बंदरगाह पर जब्त नहीं की गई बल्कि पाकिस्तान तक पहुंची। तो कुछ एक्सपर्ट्स तो ये कहते हैं कि हो सकता है कि यहाँ पर मुंतकिल करने के बाद उन्होंने वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराई हो। लेकिन इस गाड़ी की खसूसियत ये है कि ये गाड़ी जो है क्लियर कराई गई और किसी सफारतकार के कागजात पर क्लियर कराई गई। अब ये हैरान कुन बात है कि ये हमारा लॉ है कि किसी भी सफारतकार को ड्यूटी फ्री कार जो है उसे लाने की इजाज़त होती है जब तक वो मुकर्ररा टाइम पीरियड तक उस मुल्क के अंदर मौजूद है। और
اس گاڑی کے اندر بھی یہی ہوا ہے. لیکن سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ جہاں پر ہمارے ملک کے اندر کسی بھی طرح کا ایک تو ڈیزاسٹر چل رہا ہے اور اس کے بعد ہماری فورسز نے قربانیاں دے کر پاکستان میں کراچی جیسے ملک میں امن و امان قائم کیا ہے, خدا نخواستہ کوئی ایسا حادثہ ہو جائے تو اس طرح کی گاڑی اگر سفارت خانے کے کاغذات پر پاکستان پہنچتی ہے تو اصل مجرم تک پہنچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بہرحال جناب, پولیس نے 2 لوگوں کو تو گرفتار یہاں سے کر لیا ہے اور ان میں سے ایک مالک کا یہ کہنا ہے کہ جن سے انہوں نے گاڑی فروخت کی انہوں نے اس شرط پر کی کہ 22 نومبر 2022 تک وہ اس کو کلیئر کرا لے گا. تاہم مزید تحقیقات اس میں ہو رہی ہیں, لیکن سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہمارے ادارے اسپیشلی سندھ کے ان کو ڈاج کرنا یا پھر ان کو چکما دینا بہت آسان ہے کہ آپ کسی بھی قسم کی گاڑی کو یہاں پر لا سکتے ہیں, کیونکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر اتنی بڑی گاڑی یہاں پر پہنچ سکتی ہے اور لنڈن سے چوری ہو کر پہنچ سکتی ہے تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایسے محکموں کے اندر کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں گے, ایسے محکموں کی کارکردگی کس طرح ہوگی. پہلے ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکردگی پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں اور وہ سوال یہ ہے کہ سیلاب کی وجہ سے ایکسپوز ہو گئی ہے بری طرح پاکستان پیپلز پارٹی, کیونکہ جس طرح سندھ کے اندرون سندھ کے جو علاقے سوائے کراچی اور حیدرآباد کے یا شاید بدین کے مختلف سندھ کے ایسے علاقے ہیں جو اب تک پانی میں گھرے ہوئے ہیں اور امدادی کارروائیاں نہ ہونے کے برابر ہیں, اور لوگ سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ سندھ حکومت بری طرح ایکسپوز ہوئی ہے, چاہے وہ ان کا واٹر پلان ہو, چاہے وہ ان کی سینیٹیشن کے پروجیکٹس ہوں, چاہے وہ ان کا نہری نظام ہو یا اور ایسے معاملات ہو جس کو شاید اس ڈیمیج کو وہ کنٹرول کر پاتے جو سیلاب کی وجہ سے ہوا ہے. لیکن جن علاقوں کے اندر ایون جن علاقوں میں خود پاکستان پیپلز پارٹی کی اکثریت موجود ہے وہاں پر بھی کوئی کام نہیں ہوا, اور یہی بنیادی وجہ ہے کہ سندھ کے اندر سے پانی ابھی نکاسی آب کا سسٹم تو آپ دور کی بات ہے, پانی نکلنے کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے. اور اوپر سے جو کمپلین بڑی بری طرح آئی کہ وہاں پر جو وڈیرے موجود تھے انہوں نے بھی اپنا پانی کٹ لگا کر ان جگہوں پر چھوڑا جہاں سے غریبوں کی بستیاں زیر آب آئی. تو آپ اندازہ کریں کہ کس سسٹم کے تحت یہ 14 سال سے حکومت چل رہی ہے اور اب آہستہ آہستہ بیڈلی ایکسپوزڈ ہو رہی ہے. پتہ نہیں ہم اس کلچر سے, اس سسٹم سے کب باہر نکلیں گے, لیکن یہ سوالیہ نشان ہے اور سوچنے کا مقام ہے, اور اس پر سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسی قیمتی چیز یا گاڑی یا چیز یہاں پر پہنچتی ہے اور انٹرنیشنلی رپورٹ ہوتی ہے تو اس سے پاکستان کے سسٹم پر کہ پاکستان کے ادارے کس طرح کام کرتے ہیں کتنا برا امیج انٹرنیشنلی طور پر جاتا ہے. یہ گاڑی کس طرح یہاں پہنچی اوبویسلی اب FIA اس پر تحقیقات کرے گا, لیکن جو چالان کے اندر یہاں پر باتیں سامنے آئی ہیں اس پر ضرورت ہے کہ سندھ حکومت غور کرے اور اس پر انکوائری بٹھائی جائے کہ آخر انہیں لوکل نمبر پلیٹ ایشو کس طرح ہوئی اور آخر یہ گاڑی وہاں پر پہنچی کس طرح. کیونکہ اگر خدا نخواستہ کسی تخریب کاری کے اندر یہ گاڑی اگر استعمال ہو جائے یا کسی غلط ہاتھ میں چلے جائے تو پھر ہم اصل مجرم تک نہیں پہنچ سکتے. اور جہاں تک رہی سیلاب کی صورتحال, پوری قوم ساتھ تو ہے لیکن اب وقت آ چکا ہے کہ اس پر ہم ذرا کھڑے ہوں اور تھوڑا سا ہم دیکھیں کہ ہمارے واٹر ریزروائرز کہاں پر ہیں. اور 14 سال بہت ہوتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی آپ نے حکومت کی ہے سندھ جیسے صوبے میں, اور افسوس کی بات ہے کہ بری طرح ایکسپوز ہوئی ہے اور لوگ پانی میں گھرے ہوئے ہیں. کوئی نکاسی آپ کا سسٹم نہیں ہے, کوئی ریزروائرز کا سسٹم نہیں ہے, اور آج ہم بھگت رہے ہیں. کب اس سے ہم باہر نکلیں گے یہ تو ہم نہیں جانتے, لیکن ہم دعا گو ہیں کہ